हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू के बारे में। अब आपके जो बच्चे इस टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई का, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यू हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीएसई में इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू, वो यहाँ से आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। बाकी ये क्वेश्चन आपको पता है, नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की बात करें या सीयूईटी के एग्जाम की बात करें, सब में ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एमसीक्यू। तो हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं सिंगल चॉइस, यानी इन चारों में से एक ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। वगैरह विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। जब भी हमें किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं एक नोन वैल्यू के साथ अटैच कर देते हैं, दैट इज एसएचई, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमें देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, हाइड्रोजन गैस 0.1 बार दे दिया, नहीं, एसटीपी कंडीशन नहीं है। यहाँ बात करें H2 1 बार, ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव 1 मोलर, ठीक है। तो दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहां से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, अगले में ध्यान से देखें, H2 1 बार, H पॉजिटिव F 1 बार, ये भी ठीक है। अब यहां बात करें, H2 1 बार है, H पॉजिटिव 0.1 है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से है, अब कौन सा सही है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो किस पे निकालना है, 1 मोलर पे। यहाँ पे क्या है, 2 मोलर, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। तो थर्ड क्या है आपका एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल आसपास के वेरिएशन पे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जिसका बेसिक क्लियर होगा, केवल वही बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा। क्योंकि अगर वो खाली एसएचजी को देखेगा तो पहले ऑप्शन पे टिक कर देगा, मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मोलर है, यहाँ 1 मोलर है। जब मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, तो स्टैंडर्ड के टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 1 मोलर। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है इसमें, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी है। वो कह रहा है E Mg2 पॉजिटिव टू Mg इक्वल टू E नॉट Mg2 पॉजिटिव टू Mg गिव्स 0.059 log 1 अपॉन Mg2 पॉजिटिव। वो कह रहा है ग्राफ प्लॉट करना है E Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg और log Mg2 पॉजिटिव के बीच में। अब यहाँ पे लोग की वैल्यू 1 बाय है, और मुझे log Mg2 पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, log Mg2 पॉजिटिव की पावर -1, और ये माइनस इधर चला जाएगा, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 2 log Mg2 पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट करना है, तो आप खुद ही देखिए स्टूडेंट, ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले कर्व कौन से हैं, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में से सही कौन सा है ये देखना है, तो इन दोनों में से सही कौन सा है स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट है। अब आप कहें सर ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, यहाँ पे किसी भी केस में इंटरसेप्ट 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ई नॉट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो ये 0 से ऊपर स्टार्ट होगा, इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कर्व क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड। ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ई सेल और डेल्टा जी नोट सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हमारे दिमाग में आ गया, मुझे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के ऊपर जवाब देना है, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा ई सेल है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना चाहिए, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, एक्सटेंसिव है। इसीलिए ई नोट सेल यानी वोल्टेज ईएमएफ है वो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर शो नहीं करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव नेचर शो करती हैं। तो ये जहां पे आपको दिख जाए वो आपका क्या है, आंसर है। ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जो, तो ये आपका थर्ड क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर करेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है, फोर्थ। अभी आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इन ड्रॉन। जैसे ही नो करंट वर्ड आए, आपको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या है, ई ईएमएफ ऑफ द सेल। क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द
सॉल्यूशन। मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है सेल की वही क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो बताना है। पहला, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, करेक्ट, सही कह रहे हैं। इट प्रोवाइड्स सरफेस आइदर फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बिल्कुल सही। जैसे प्लैटिनम की बात कोई करे कि SHE के अंदर प्लैटिनम फॉइल क्या करता है, तो प्लैटिनम फॉइल क्या करता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराने के काम आता है, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराता है। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो ये आपका फोर्थ क्या है, इसमें इनकरेक्ट है, और बाकी तीनों क्या है, करेक्ट है। अगर नोट करेक्ट कौन सा है बताओ, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट की बात करें, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ई सेल ग्रेटर देन जब 0 होता है तो फिजिबल होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होगा। और अगर ई सेल की वैल्यू 0 से कम है तो सेल सेटअप नहीं होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा कहाँ पे है, ई सेल जो क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा ई एक्सटर्नल से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल। ई सेल कम है और ई एक्सटर्नल क्या है, ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह क्या काम करेगा ये, ठीक है। देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है, which of the statement about solution of electrolyte is not correct, यानी कौन सी डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेक्ट नहीं है। पहली बात, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन के ऊपर। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यस, अगर विस्कस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, विस्कस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड आयन जितना ज्यादा सॉल्वेटेड आयन होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये डिपेंड करता है, मगर ये क्या कह रहा है, डज नॉट डिपेंड, ऐसा नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है यहाँ पे क्योंकि साल्ट ले रहे हैं, साल्ट के केस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, आयन की स्पीड बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मगर यहीं पे अगर मेटालिक कंडक्टिविटी होता तो ये गलत था। मेटालिक कंडक्टिविटी में टेंपरेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। वो कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। मैं आपको दो बातें पहले रिकॉल कर देता हूं अगले 4-5 क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस, मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस, उतना इजिली क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिस पे रिडक्शन होगा वो एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो इन चारों में से देख लेते हैं बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। नेगेटिव में ये जा रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या है, कम है। तो इनमें से कौन सा होगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल की बात आ रही है तो इसको देख लेंगे, क्रोमियम। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे कौन होगा, क्रोमियम। ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो कौन होगा, क्रोमियम। ठीक, अब अगला देखते हैं। डाटा ऊपर आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने करा, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के अंदर डाटा एक बार दे रखा है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, मैंगनीज रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल की बात आएगी तो ये +7 से +2 में जा रहा है। अब इसकी बात करेंगे, MnO4 नेगेटिव, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग द डाटा गिवन अबव which of option order of reducing power is correct। अब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी होगी स्टूडेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या है, कम है। तो सबसे कम किसका है, इसका, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्रोमियम। उसके बाद किसकी कम वैल्यू है, इसके बाद यहाँ पे फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद कौन है, Cl नेगेटिव, फिर कौन है, Mn2 पॉजिटिव। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा है मेरा, सेकंड। तो इसलिए आपका सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यूज द डाटा गिवन अबव, मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल इन रिड्यूस्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये +7 से +2 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या होगा, सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 4th। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इन सब में ज्यादा है। तो हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजली रिडक्शन टेक प्लेस, यानी रिड्यूस जल्दी कौन होगा, ये। तो स्टेबल स्पीसीज कौन बनाएगा, ये। तो आपका आंसर क्या होगा, Mn2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12, यूज द डाटा गिवन अबव, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज अब क्या है, पहले हमने यहाँ पे क्या था, मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस में हमारा Mn2 पॉजिटिव था। अब यहाँ सबसे लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे कौन होगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सी होगी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। मोर इजली ऑक्सीडेशन किस पे होगा, इस पे। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सी होगी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। Al2O3 में एल्यूमिनियम क्या है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम में। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे। तो आपको फार्मूला पता है, क्या क्या होता है, Nf। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने हो रहे, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में क्या कह रहा है, द सेल कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टिविटी सेल। सेल कांस्टेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहला बात कह रहा है, चेंजेस विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रोलाइट चेंज भी होगा तब भी L/A की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। चेंजेस विद द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तब भी सेम रहेगी। टेंपरेचर चेंज करेंगे तब भी सेम रहेगी। रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सेल, एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपका लेड स्टोरेज बैटरी सेल के ऊपर क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी सेल के ऊपर क्वेश्चन है। वो कह रहा है, व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, लेड सल्फेट एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pb, लेड सल्फेट कैथोड इज, तो आपको पता होना चाहिए एनोड पे क्या होगा, PbSO4 होगा। तो आपका PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pb, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या कह रहा है, खुरलोश लॉ का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज। यहाँ पे आपको खुरलोश लॉ 3 वैल्यू दे रखी है, अमोनियम क्लोराइड, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या दिया है, अमोनियम क्लोराइड, NaOH और NaCl। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे Na पॉजिटिव Na नेगेटिव इससे कट जाएगा, इसका Cl नेगेटिव इसके Cl नेगेटिव से कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, अमोनियम आयन, और यहाँ क्या बचेगा, OH नेगेटिव आयन। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए आपको ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम इसमें हम किसको देंगे, सेकंड। बाकी किसी में ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride solution, which of the half cell reaction will occur at anode। तो एनोड पे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिएक्शन होगी। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये तो रिडक्शन है। यहाँ पे बात करें तो लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे बात करें गेन कर रहा है, रिडक्शन है। यहाँ पे बात करें लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले तो हमें वो कह रहा है कि भी एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ये ऑप्शन होगा मेरा या ये होगा। अब इन दोनों में वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए, जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी उसी पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट असर्शन रीजनिंग का। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों ही सही हैं और एक्सर्शन रीजनिंग एक दूसरे का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है दोनों करेक्ट हैं मगर एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। असर्शन फॉल्स है मगर रीजन क्या है, सही है। ये फिफ्थ ऑप्शन है।
तो इन ऑप्शन को आप ध्यान में देखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एक्सर्शन रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्सर्शन क्वेश्चन क्या है? एक्सर्शन क्या है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। सही कह रहा है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। और कॉपर की वैल्यू आपको पता है, ई नोट क्या होता है? कॉपर 2 कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का क्या होता है? 0.4। तो इसलिए कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। अब वो कह रहा है ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये गलत है। यानी पहला सही है, यानी असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? थर्ड आएगा। ठीक है, अब अगला देखें, ई सेल शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल फंक्शन। बिल्कुल सही है, ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सेल फिजिबल होता है। अब वो कह रहा है ई कैथोड। अब हमें पता है ई नोट सेल की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो क्या होता है? ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। और राइट पे कौन होता है? कैथोड। मगर ये यानी कैथोड वाले की वैल्यू ज्यादा होगी एनोड से, तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है? एनोड ज्यादा है कैथोड कम, तो ये गलत कह रहा है और ये सही कह रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ आर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अब आपको पता होगा कापा जो है डाइल्यूशन से क्या होता है? डिक्रीज। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये डाइल्यूशन से इंक्रीज करते हैं। मगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी याद रखना क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्यों करता है? वो कहता है ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन सही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। अब अगला देख लेते हैं, वो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो ए शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बिल्कुल सही, आपको ध्यान होगा तो आपने कर्व किए होंगे। स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसे करते हो और वीक के केस में ऐसे करते हो। वो कहता है वीक के केस में शार्प इंक्रीज हो रहा है। सही कह रहा है, क्यों? वो कह रहा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है और जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है? शार्प इंक्रीज। तो सब कुछ सही है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? फर्स्ट। अब लास्ट दे लेते हैं। अभी 60 क्या करें? मर्करी सेल डज नॉट गिव स्टेडी करंट। बिल्कुल गलत है। मर्करी सेल एक ऐसा सेल है जो कि पूरे के पूरे जब तक चलता है वो कांस्टेंट वोल्टेज 1.35 वोल्ट प्रोवाइड करता है। मगर वो कह रहा नहीं है, बिल्कुल गलत। क्यों प्रोवाइड करता है? इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्वड। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। यानी असर्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट, असर्शन सही है, इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिफ्थ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 61 पे असर्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक्वस NaCl क्या करता है? क्लोरीन गैस क्रिएट करता है। किसके कंपैरिजन? ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर ओवर वोल्टेज। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है और दो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट पे देखें, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एंड एसी सोर्स इज यूज्ड। रेजिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो एसी सोर्स यूज करते हैं। तो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं। The concentration of ionic solution will change if DC source is used। वो कहता है क्योंकि अगर आयनिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा अगर हम डीसी यूज करेंगे। क्योंकि जब अगर आप डीसी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होने से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों बातें क्या है? बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। अगला देख लेते हैं, करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। अगर ई सेल आपका 0 है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वजह? इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेन्ड। क्योंकि अगर ई सेल की वैल्यू 0 है तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। अब यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया तो करंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये भी क्या है आपका? बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो कह रहा है ई नोट Ag पॉजिटिव टू Ag इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। वो कह रहा है क्या इंक्रीज करेगा? पहले इसको समझ लेते हैं। अब E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 n log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव। अब इसका समझ लेते हैं स्टूडेंट। अब Ag पॉजिटिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ रही है
ठीक है स्टूडेंट। तो log 1 बाय ए है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ये सारा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या कह रहा है, ठीक। तो ये पहली बात क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये ई नोट प्लस 0.0591/n log एजी पॉजिटिव। अब अगर मैं एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ गई तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वो कह रहा है ये वैल्यू इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एजी, बिल्कुल सही है। दूसरा, ई एजी पॉजिटिव टू एजी हैज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये भी क्या है, करेक्ट है। ये एक दूसरे के क्या है, ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है, मगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। दोनों करेक्ट है मगर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड। देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है 65। वो कह रहा है कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल। ऐसे हम जनरली रिएक्शन लिखते रहते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है क्या बनता है स्टूडेंट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अगर कोई रिएक्शन हो रही हो तो क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो आपका आंसर है नो। और हमें पता है ये रिएक्शन होती है, तो अब इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। और ये कह रहा है स्टोर कर सकते हैं, ये बात क्या है, गलत है। अगला देख लेते हैं, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अब ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn की जो वैल्यू होती है वो -0.76 वोल्ट है, और ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव की जो कॉपर की वैल्यू होती है +0.34 है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब ये क्या कह रहा है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी गलत। अगर दोनों ही गलत हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ। तो इस तरह से हमने एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं, बड़े ही सोच समझ के कर रहे हैं। आपने देखा होगा ज्यादा टाइम हमारा एसर्शन रीजनिंग लगा है, एमसीक्यू तब भी जल्दी हो जाते हैं। तो पेपर में बड़ा शांति से क्वेश्चन को पढ़ें, कोई यानी दोनों मिलते जुलते होंगे तो आपने जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना, पूरा अपना कॉन्सेप्ट को समझ के फिर ही आंसर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।